Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of systematic review and meta-analysis. We have already completed in previous lecture systematic review. Now we are going to discuss meta-analysis. Now first of all, what is meta-analysis? Again we will have definition. Meta-analysis is the quantitative synthesis of data derived from individual studies that address a key question. तो मेटा एनालिसिस क्या है? वही जो की क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो कि हमने सिस्टमैटिक रिव्यू में भी डिस्कस किया था. स्पेसिफिक क्वेश्चन, साइंटिफिक क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन, उसका के हवाले से जितनी भी स्टडीज़ कलेक्ट की हैं और उनका डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज़ किया है और एनालाइज़ करने के बाद कोई क्वांटिटेटिव रिजल्ट सिंथेसाइज किए हैं जिसकी बेस पे उस की क्वेश्चन का आंसर कलेक्ट किया गया है. मेटा एनालिसिस इज एप्रोप्रिएट व्हेन, मेटा एनालिसिस कब ज़रूरी होगा यानी अप्रोप्रिएट होगा? व्हेन मल्टीपल स्टडीज़ यूजुअली 3 और मोर देन 3 आइडेंटिफाइड बाय सिस्टमैटिक रिव्यू, यानी किसी भी टॉपिक पे उसकी क्वेश्चन के हवाले से 3 या 3 से ज़्यादा स्टडीज़ आइडेंटिफाई हो रही हों तो फिर उस पर सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस किया जा सकता है. एंड स्टडीज़ हैव सफिशेंट क्वालिटी होनी चाहिए. रिप्रेजेंट्स सिमिलर पॉपुलेशन, लाइक हम वहाँ पे बात कर रहे थे डायबिटीज़ पॉपुलेशन एंड रिस्क ऑफ MI एंड डेथ आफ्टर यूज़ ऑफ रोज़िग्लाइटाज़ोन. इसके अलावा एम्प्लॉयड सिमिलर इंटरवेंशन, सब ने वही मेडिकेशंस ली हुई हों. मेजर सिमिलर आउटकम, यानी सिमिलर आउटकम मेजर्स हो रहे हों, लाइक उसमें MI और डेथ एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ वो था. एंड स्टडीज़ शुड हैव सम डिग्री ऑफ हेट्रोजेनाइटी, यानी उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस भी होने चाहिए, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. मेटा एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस आउटकम, यानी अगर जो डेटा है, आउटकम जो है, रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूस डेटा है. वी हैव कंडक्टेड ए सिस्टमैटिक रिव्यू एंड आइडेंटिफाइड 5 स्टडीज़ दैट कंपेयर ट्रीटमेंट A विद ट्रीटमेंट B विद ए गिवन डिजीज़. तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि हम 5 स्टडीज़ कलेक्ट की गई सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, जिसमें ट्रीटमेंट A और ट्रीटमेंट B को कंपेयर किया जा रहा है. किसके लिए? कोई एक गिवन डिजीज़ है उसके लिए. In the conduct of these studies, their treatment outcomes were assessed using a symptom scale of 0 to 50. और जो ये जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं उसमें जो ट्रीटमेंट आउटकम था उसको असेस किया गया है कि सिम्टम कंट्रोल फ्रॉम 0 to 50, यानी स्केल था 0 से लेके 50 तक. वेयर लोअर वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट फ्यूअर सिम्टम्स एंड हायर वैल्यूज़ रिफ्लेक्टिंग मोर सिम्टम्स, यानी जो अगर वो 0 के पास आ रही हैं तो इसका मतलब है सिम्टम्स कम हो गई हैं, कंट्रोल में आ गई हैं, और जितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है 50 के पास आ रही है तो इसका मतलब है मैनी सिम्टम्स स्टिल परसिस्ट एंड डिजीज इज़ नॉट अंडर कंट्रोल. यूजिंग दिस स्केल डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एलिजिबल स्टडीज़. इस स्केल को यूज़ करते हुए डेटा कलेक्ट किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया 5 स्टडीज़ को जो कि एलिजिबल थी सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए. और वो जो डेटा था वो कंटिन्यूस आउटकम था, मीन्स चेंज फ्रॉम बेस लाइन टू एंड पॉइंट. तो एंड पॉइंट तक जो था, यानी शुरू में उसके रिजल्ट्स कुछ और थे और फिर बाद में उसको दोनों को कंपेयर किया गया. ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्टेड स्टडीज़ फॉर मेटा एनालिसिस. नॉट ऑल स्टडीज़ विल यूज़ द सिमिलर टाइमिंग ऑफ एंड पॉइंट. ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टडीज़ का जो एंड पॉइंट हो वो सेम टाइमिंग पे अचीव हुआ हो, यानी 6 महीने, साल, 2 साल. किसी का जल्दी हुआ होगा वो टाइम अचीव, यानी एंड पॉइंट जो आउटकम है किसी का देर से अचीव हुआ होगा. Meta analysis may need to consider which range of endpoint timing is reasonable to conclude in meta analysis. तो आपको ये इंक्लूजन क्राइटेरिया में मेटा एनालिसिस के और सिस्टमेटिक रिव्यू के पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रेंज के टाइमिंग की स्टडी होगी, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी एंड द एंड पॉइंट ऑफ द आउटकम. वो अगर होगा तो फिर हम उसको उस स्टडी को शामिल करेंगे सिस्टमैटिक रिव्यू में और मेटा एनालिसिस में, तो वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता हो. इज़ इट फेयर टू इंक्लूड डेटा विद 12 वीक्स एंड पॉइंट एंड कंपेयर विद डेटा ऑफ 24 वीक एंड पॉइंट? क्या ये जस्टिफाई होगा, फेयर होगा कि 12 वीक्स एंड पॉइंट को 24 वीक्स एंड पॉइंट से कंपेयर किया जाए? डेफिनेटली आंसर इज़ नो. If symptom score and number of responder is likely to influence by the duration of trial, so must be considered. अगर symptom score और number of responders जो हैं उसमें, यानी number of participants या patient, अगर वो भी influence कर रहे हैं duration of trial को, तो उसको भी consider किया जाना चाहिए. अच्छा, इसके बाद है फिर now continuous outcome data for comparing mean symptom change, baseline से symptom change कितना आया. अब यहाँ पे ये 5 स्टडीज़ हैं. स्टडी 1
स्टडी 2, स्टडी 3, स्टडी 4, स्टडी 5। स्टडी 1 की ड्रग ए बी, स्टडी 2 की ड्रग ए और बी, स्टडी 3 के में भी ड्रग ए और बी, फिर स्टडी 4 में, स्टडी 5 में। सैम्पल साइज सबका आ गया कि ड्रग ए 230, स्टडी 1 में ड्रग ए 234 पेशेंट्स ले रहे थे और उसी स्टडी में ड्रग बी 230 पेशेंट्स ले रहे थे। स्टडी 2 में ड्रग ए 125 पेशेंट्स ले रहे थे, ड्रग बी 128 पेशेंट्स ले रहे थे। इसी तरीके से ये स्टडी 3 का हो गया सैम्पल साइज, सबके सैम्पल साइज हो गए। बेस लाइन पे जो सिम्टम स्कोर था वो यहाँ पर कलेक्ट किया गया, यानी ड्रग देने से पहले सिम्टम स्कोर क्या था। बेस लाइन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, +-5.2, यानी ये मीन है, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सिम्टम्स का। एंड पॉइंट क्या था, तो वो था 11 पॉइंट, यानी जो सिम्टम्स जब स्टडी ख़त्म की गई तो उस वक्त सिम्टम स्कोर कम होके मीन स्कोर 25.2 से कम होके 11.1 आ गया और 234 इंडिविजुअल का, यानी मीन स्कोर ये अचीव हुआ और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.4। और इसी तरीके से ये जो ड्रग बी थे उसका 24.9 से कम होके 13.1 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ये। तो सिम्टम स्कोर कम कितना हुआ, -14.1। ये कितना कम हुआ, 8.9। ठीक है, ये जो चेंज है इसके मीन का, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले लिया हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टडी 2 में भी ड्रग ए और बी का लिया, स्टडी 3 में लिया, स्टडी 4 में लिया, यही रिजल्ट्स स्टडी 5 में लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये सिम्टम स्कोर, यानी कितना जो है वो चेंज हो रहा है, कमी आ रही है, सिम्टम के स्कोर रिड्यूस हो रहा है, उसको हमने इन पांचों स्टडी का, ड्रग ए का और ड्रग बी का कलेक्ट कर लिया। तो ये जो है वो इसका एनालिसिस चल रहा है। नाउ फाइंडिंग्स ऑफ अनएडजस्टेड एनालिसिस। इन स्टडी 1 mean change for drug A is -14.1 and mean change for drug B is -11.8। ये देखिए मीन चेंज इसमें यानी सिम्टम स्कोर ड्रग ए से कम हुआ है 14.1 और इसमें कम हुआ है 11.8। डिफरेंस इन मीन चेंज फॉर ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी, दोनों जो ड्रग ए और ड्रग बी का जो मीन चेंज है उसका डिफरेंस कितना आया, 14.8 -11.1, यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.3। यानी ड्रग ए हैज़ 2.3 पॉइंट ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम स्कोर दैन ड्रग बी। ठीक है ना, यानी अगर 14.1 और 11.8 का डिफरेंस निकाला तो ये 2.3 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि जो चेंज है वो 2.3 बेटर है ड्रग ए से कंपेयर टू ड्रग बी। However, statistical calculation is not as straightforward as an average। लेकिन statistical calculation इसकी इस तरह से इतनी simplified नहीं होगी। With these averages, meta-analysis required to calculate overall pooled weighted mean difference for comparing drug A with drug B। तो जो मेटा एनालिसिस में क्या करना होगा, हमें इन पांचों स्टडी का ये जो मीन है इसका पूल्ड यानी इसका एवरेज और फिर इनका चेंज का एवरेज जो होगा वो ओवरऑल का निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये क्या रिजल्ट्स हैं। नाउ अब अगर हमने जब ये वेटेड मीन डिफरेंस ऑफ मेटा एनालिसिस किया, यानी वही पूल्ड एनालिसिस, स्टडी 1 वही जैसे -2.3 था, स्टडी 2 में भी -2.3 है, स्टडी 3 में 2.2 का डिफरेंस है, स्टडी 4 में 4.8 का डिफरेंस है, स्टडी 5 में जो मीन डिफरेंस है 2.2 का। कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका लिया और ये 1 से 5 तक इनका जो मीन आ रहा है वेटेड मीन डिफरेंस, इन सब का मीन 2.672 आ रहा है, यानी ओवरऑल ड्रग ए इज 2.672 सिम्टम स्कोर बेटर दैन ड्रग बी। और हर स्टडी का फिर ये वेट है कि वो सैम्पल साइज़ की बेस पे, कि सैम्पल साइज़ ज़्यादा है तो इसका स्टडी का वेट 31% है। इसमें भी सैम्पल साइज़ इसके जो है वो कोई ना कोई इसका रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा है इनके, हालांकि इसका सैम्पल साइज़ स्टडी 5 का कम है, लेकिन इसके कोई सर्टेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इसका वेटेज ज़्यादा है। ये 95 और ये ओवरऑल ये है। हेट्रोजेनाइटी का ई स्क्वायर 7.23 है इसका, यानी इसका जो स्टडीज़ में जो डिफरेंसेस हैं, पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी नो सिग्निफिकेंट हेट्रोजेनाइटी अमंग रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज़। आई स्क्वायर क्या बता रहा है, वेरिएशन इन वेटेड मीन डिफरेंस, वेरिएशन इन वेटेड मीन डिफरेंस एट्रीब्यूटेबल टू हेट्रोजेनाइटी जो कि 44.7% है, यानी मॉडरेट डिग्री ऑफ हेट्रोजेनाइटी है, यानी मॉडरेट डिफरेंसेस है। टेस्ट ऑफ WMD = 0, Z = 7, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट, यानी ये जो है
ये सिग्निफिकेंट है, यानी इसका मतलब ये हुआ वेटेड मिड जो है वो ये सिग्निफिकेंट आने का मतलब है ड्रग ए इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन ड्रग बी इन सिम्टम स्कोर. नोट, लार्जेस्ट स्टडी वॉज स्टडी 1 but assigned weight of 31.5% in pooled estimate, and a smallest study 5 assigned 25.1% because it reported a smaller variance. अच्छा, ये रीज़न है, यानी इसका जो वेट है वो ज़्यादा होने की वजह ये है कि इस स्टडी के अंदर वेरिएशन बहुत कम है. वेरिएंस यानी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी स्टडी की बहुत ज़्यादा है. इस वजह से इस स्टडी का वेट इस वेटेड मीन डिफरेंस ने बढ़ा दिया. इन स्टडीज़ में क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है, हालांकि सैम्पल साइज़ ज़्यादा है लेकिन वेरिएशन भी ज़्यादा है, तो इनका जो वेट है वो कम हो गया. और इसका वेट इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इसका सैम्पल साइज़ सबसे बड़ा है. तो ये जो है वो यानी सैम्पल साइज़ और वेरिएशन इन द स्टडी दैट कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल वेट इन डिफरेंट स्टडीज़ एनालिसिस, ठीक है, ऑफ द मेटा एनालिसिस. नाउ फॉरेस्ट प्लॉट्स आर, अब ये कि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है इस पर फॉरेस्ट प्लॉट भी लगा सकते हैं. द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर कन्वेइंग द रिजल्ट्स ऑफ मेटा एनालिसिस, तो फॉरेस्ट प्लॉट के जरिए मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को कन्वे किया जाता है. विजुअली असेस हेट्रोजेनाइटी, इससे विजुअली हम हेट्रोजेनाइटी भी देख सकते हैं. लेस ओवरलैप ऑफ सी आई ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज़, यानी जिसमें सी आई कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा तो हेट्रोजेनाइटी भी कम होगी. मोर हेट्रोजेनाइटी यानी मोर बिग कॉन्फिडेंस इंटरवल. हेल्प्स टू इलस्ट्रेट द पूल्ड एस्टीमेट, पूल्ड एस्टीमेट भी हमारा आ जाएगा इसमें, ठीक है. और क्विकली अलाउ असेसमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टडी. नाउ दिस इज फॉरेस्ट प्लॉट ऑफ दीज 5 स्टडीज़. दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट प्लॉट. स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, स्टडी 4, स्टडी 5, और ये है इसकी मिड लाइन जो कि 0 पर है, ठीक है. फेवर ड्रग ए, फेवर ड्रग बी, यानी ये 0 से इधर जो है वो रिजल्ट जो है वो फेवर कर रहे हैं ड्रग ए को, और यहाँ फेवर कर रहे हैं 0 से इस साइड पे, ये जो 0 है इससे इस साइड पे, यानी सेंट्रल लाइन से इधर जो है वो फेवर कर रहे हैं ड्रग बी पे. ये क्योंकि WMD वेटेड मीन डिफरेंस है उसकी स्टडीज़ हैं, यानी इसी पे हम बात कर रहे हैं WMD पे, तो ये इसके रिजल्ट्स हैं. अब ये देखें स्टडी 1, ये जो बीच में इसके एक ये निशान आ रहा है ये है मीन का, ठीक है, मीन का, और ये पूल्ड है, ओवरऑल पूल्ड जो है ये, यानी ये 5 स्टडीज़ का पूल्ड WMD वेटेड मीन डिफरेंस, ठीक है. अच्छा, और ये जो लाइन है इनकी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है, ठीक है, 5 स्टडीज़ की CI यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल की. अच्छा, अब ये बता रहे हैं, जैसे अब एक एक करके देखते हैं. स्टडी 1 ये इसका मीन है, वेटेड मीन, जो कि फेवर कर रहा है किसको, ड्रग ए को, यानी सिम्टम स्कोर ऑफ दिस डिजीज इज आर बेटर, सिम्टम स्कोर इज बेटर देन ड्रग बी. और ना सिर्फ बेटर है बल्कि ये लाइन, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है इस सेंट्रल लाइन को टच कर रही है, आंसर इज़ नो, नहीं टच नहीं कर रही. तो इसका मतलब है स्टडी 1 बता रही है कि ड्रग ए इज़ सिग्निफिकेंटली बेटर, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स कंपेयर टू ड्रग बी, ठीक है. तो ड्रग ए इज सिग्निफिकेंटली बेटर इन कंट्रोलिंग द सिम्टम ऑफ डिजीज देन ड्रग बी, ठीक है. ये जो स्टडी 2 है इसकी जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है ये इस सेंट्रल लाइन से टच कर रही है, लेकिन रिजल्ट्स इस साइड में, तो ये ठीक है. ये यानी ये पता चल रहा है कि ड्रग ए के रिजल्ट जो है वो यानी सिम्टम स्कोर बेटर देन ड्रग बी, लेकिन क्योंकि ये लाइन इससे सेंट्रल लाइन से टच कर रही है तो इसका मतलब है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. तो हम इससे कंक्लूजन ये लेंगे, स्टडी 2 इज शोइंग that the drug A symptom control is better than drug B, but they are not statistically significantly better than drug B. यानी drug A is not statistically significantly better than drug B, ठीक है. बेटर है लेकिन क्लिनिकली बेटर है बट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. स्टडी 3 में देखें तो ये भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ड्रग ए इज़ बेटर देन ड्रग बी और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर भी है, ड्रग ए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर दैन ड्रग बी. स्टडी 4 में भी यही है और स्टडी 5 में भी यही है. और ओवरऑल भी ड्रग जो है वो, जो इनका जो है वो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन इसकी नहीं है, वो हो सकता है इसको टच कर रही हो, तो इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये नॉन सिग्निफिकेंट है. लेकिन बहरहाल क्योंकि ये ड्रग ए के फेवर में है, इस साइड पर है 0 के, तो इसका मतलब है ओवरऑल ये 5 स्टडीज़ ये कह रही हैं ड्रग ए इज़ बेटर दैन ड्रग बी इन कंट्रोलिंग द सिम्टम ऑफ
वॉट एवर द डिजीज़। और ये स्टडी की जो हेट्रोजेनाइटी है 44.7% है। इसी बात को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ ईच स्टडी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, ये पॉइंट एस्टिमेट यानी मीन। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ स्टडी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। डायमंड ये जो है रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल पूल एस्टिमेट। प्लॉट रिप्रेजेंट्स ड्रग ए statistically significantly better in overall reduction in symptoms score than drug B because 95% CIV of overall pool does not cross the zero। यानी ओवरऑल जो है वो ये बेटर है, स्टैटिस्टिकली बेटर हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये बेटर है, ड्रग ए इज़ बेटर दैन ड्रग बी। तो ये है दरअसल फॉरेस्ट प्लॉट। नाउ मेटा एनालिसिस ऑफ डाइकोटोमस आउटकम, यानी जैसे डाइकोटोमस डेटा क्या होता है, क्लासिफाइड एज पर नॉमिनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल यस नो, डन नॉट डन, रिस्पॉन्डर्स नॉन रिस्पॉन्सर्स, यानी ड्रग का रिस्पॉन्स आया नहीं आया, इस तरह से। टारगेट पेशेंट का जो डिजीज़ कंट्रोल का अचीव हुआ नहीं हुआ, यानी डिजीज़ कंट्रोल में आई नहीं आई, तो ये डाइकोटोमस आउटकम होता है। इन द एग्जाम्पल ऑफ सिम्टम चेंज लेस देन 15 इज क्लासिफाइड एट रिस्पॉन्डर टू ट्रीटमेंट एंड ग्रेटर देन 15 आर नॉन रिस्पॉन्डर। यानी अगर हम इसी सिम्टम स्केल को ले लें जो हमने अभी 0 से 50 तक लिया है, हम ये कहें कि अगर स्कोर आ रहा है 15 से नीचे तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, और अगर वो 15 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनके लिए ऑड रेशोज़ या रिस्क रेशोज़ या रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डाइकोटोमस डेटा। ऑड रेशो इज रिस्पॉन्डर्स फ्रॉम द ड्रग डिवाइडेड बाय नॉन रिस्पॉन्डर्स। ऑड रेशो क्या होगा, रिस्पॉन्डर्स यानी ऑड रेशो कैलकुलेट करेंगे रिस्पॉन्डर का, डिवाइड करेंगे नॉन रिस्पॉन्डर्स के ऑड रेशो से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाइकोटोमस डेटा आउटकम फॉर कंपेयरिंग मीन सिम्टम चेंज। ड्रग ए ड्रग बी, जैसे वही सैम्पल साइज 230, इसमें 180 रिस्पॉन्डर थे और 54 नॉन रिस्पॉन्डर थे, और ड्रग बी में 134 रिस्पॉन्डर थे और 96 नॉन रिस्पॉन्डर थे। इसका ऑड रेशो क्या निकल के आया, यही 180 डिवाइडेड बाई 54 3.333, 134 बाई 96 इसका ऑड रेशो आया 1.396। इस तरह से हमने ये सबके निकाले। इसका ऑड रेशो आया स्टडी 2 में 2.571, ड्रग बी का 1.415, फिर स्टडी 3 में ए और बी का 3.57, 2.56, सबके ऑड रेशोज़ हमारे पास निकल कर आ गए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऑड्स ऑफ रिस्पॉन्स, ऑड रेशो ऑफ ड्रग ए 3.33 ये, और इसका ड्रग बी का इसी स्टडी में 1.396। ऑड्स ऑफ रिस्पॉन्स विद ड्रग ए, द ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग बी, यानी यही जो है रिजल्ट्स हैं इनको हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, यानी 3.333 डिवाइडेड बाई 1.396, यानी एक दफ़ा डिवाइड हमने ये ड्रग ए और बी का किया, ठीक है, यानी ये ड्रग ए के रिस्पॉन्डर और नॉन रिस्पॉन्डर का ये डिवाइड किया हुआ है, यानी रिस्पॉन्डर वर्सेस नॉन रिस्पॉन्डर, यहाँ पे रिस्पॉन्डर वर्सेस नॉन रिस्पॉन्डर। उसके बाद फिर ड्रग ए का ऑड रेशो डिवाइडेड बाय ड्रग बी, तो इससे मेरे पास आया 2.388। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, ड्रग ए इज़ 2.388 टाइम्स बेटर देन ड्रग बी इन सिम्टम कंट्रोल। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ड्रग ए इज़ 2.388 टाइम्स बेटर दैन ड्रग बी इन सिम्टम कंट्रोल। इसी तरीके से रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पेशेंट हु रिस्पॉन्डेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी रिस्पॉन्डेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये रिस्पॉन्डेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 234, 134 डिवाइडेड बाय 230, तो इससे हम रिलेटिव रिस्क मालूम करते हैं। जैसे फॉर ड्रग ए वही 180 बाई 234 यानी 0.769 रिस्क ऑफ रिस्पॉन्स, फॉर ड्रग बी 134 बाई 230 0.583 रिस्क ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्क रेशो इज कैलकुलेटेड एट रिस्क विद ड्रग ए ओवर विद द ड्रग बी, यानी अब यही काम करना है यहाँ पे भी 0.6 ड्रग ए डिवाइडेड बाय ड्रग बी, रिस्क रेशो ऑफ ड्रग ए डिवाइडेड बाय रिस्क रेशो ऑफ ड्रग बी, तो वही किया, दिस इज 1.320। सो ड्रग ए इज 1.32 टाइम्स बेटर इन रिस्क ऑफ रिस्पॉन्स दैन ड्रग बी। रिस्क ऑफ रिस्पॉन्स को यहाँ रिस्क को पॉजिटिव मीनिंग में लीजिएगा, नेगेटिव मीनिंग में नहीं लीजिएगा, यानी 1.3 टाइम्स बेटर है ड्रग जो है वो सिम्टम कंट्रोल में दैन द ड्रग बी अकॉर्डिंग टू रिस्क रेशो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एवेल्यूएट करेंगे। इसको भी जो है हम ओवरऑल हम डिटरमिन कर सकते हैं वेटेड एनालिसिस करके, वेटेड मीन पूल निकाल के,
स्टडी ये रिलेटिव रिस्क आ गए इन सब के जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। 95% सी कॉन्फिडेंस इंटरवल हर स्टडी का वेट आ गया यहाँ पर, और इनका पूल्ड रिलेटिव रिस्क 1.22, हेट्रोजेनाइटी 5.11 और नॉन सिग्निफिकेंट हेट्रोजेनाइटी है। आई स्क्वायर वैल्यू 21.7%, यानी इनमें जो हेट्रोजेनाइटी है वो 21.7% है स्टडीज़ में। एस्टिमेट बिटवीन वेरिएंस 0. टॉ स्क्वायर 0.0020 और टेस्ट ऑफ रिलेटिव रिस्क 4.73 और सिग्निफिकेंट है ये, और रिस्क रेशो रिलेटिव रिस्क पूल्ड एस्टिमेट फॉर दिस एग्जाम्पल, यानी ये जो है सजेस्ट दैट रिस्क रेशो ऑफ रिस्पॉन्डिंग इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर बिटवीन ड्रग ए एंड ड्रग बी, यानी ड्रग ए का ये जो है वो बेटर है 1.22 देन द ड्रग बी, और ये इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंटली बेटर है। ड्रग ए फेवर्ड बिकॉज रिस्क रेशो इज़ ग्रेटर देन 1, यानी 1.22 का मतलब है ड्रग ए के फेवर में रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर ये लेस देन 1 होता तो फिर ड्रग बी के फेवर में होते, यानी अगर ये सपोज दैट 0.22 होता तो फिर इसका मतलब होता है रिजल्ट्स आर इन फेवर ऑफ ड्रग बी। रिस्क रिलेटिव रिस्क इज रेशो इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन ड्रग ए एंड बी, अगर ड्रग ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं होता तो रिस्क रेशो इसकी वैल्यू 1 आती, क्योंकि लाजिमी बात है, ये देखें अगर ये वैल्यू जो है ये दोनों की ये वैल्यू अगर ये सेम होती तो आंसर इज़ 1, यानी इसका मतलब है दोनों से का रिस्क रेशो या रिलेटिव रिस्क बराबर है, तो इसका मतलब है दोनों का रिस्पॉन्स बराबर है, तो इसलिए फिर इसका मतलब तो है कि कोई दोनों ड्रग में कोई फ़र्क नहीं है। नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज एक्सेप्टेड एंड 95% CI हैव 1 इन देयर रेंज, 95% के CI में 1 उसकी रेंज में आ रहा है, इस वजह से ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ एस्टिमेशन ऑफ पूल्ड रिलेटिव रिस्क, पूल्ड रिलेटिव रिस्क इज वेटेड विथ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टडी, जैसे हमने वहाँ पे किया था पिछले फॉरेस्ट प्लॉट में। अगेन हम अब रिलेटिव रिस्क को भी वहाँ पे ऑड रेशो का किया था, अब यहाँ पे रिलेटिव रिस्क का फॉरेस्ट एनालिसिस फॉरेस्ट प्लॉट के ज़रिए एनालिसिस करेंगे। पूल्ड रिलेटिव रेशो और रिस्क रेशो RR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिस्क रेशो ऑफ स्टडी 1 इंटू परसेंट वेट ऑफ द स्टडी 1, ठीक है, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई बाय ये, प्लस स्टडी 3 का ये मल्टीप्लाई बाय ये, इस तरह से ये पांचों स्टडी का हम ये इस तरीके से रिस्क रिलेटिव रिस्क और उसका मीन वेटेड परसेंट वेट है उसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करते जाएंगे, तो इससे हम पूल्ड रिलेटिव रिस्क निकाल लेंगे, यानी ये हमारे पास ये मालूम हो जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा। नाउ फॉरेस्ट प्लॉट ऑफ मेटा एनालिसिस, अब ये रिलेटिव रिस्क की बेस पे हमने ये बात की थी कि अगर दोनों ड्रग के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा तो रिलेटिव रिस्क रेशो 1 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल लाइन 1 है। यहाँ पे क्या है? फेवर ड्रग बी और फेवर ड्रग ए। यहाँ पे भी स्टडी 1 के रिजल्ट, स्टडी 2, 3, 4, 5 सब के रिजल्ट्स यहाँ मौजूद है। ये इनके मीन रिजल्ट्स हैं जो सारे के सारे फेवर कर रहे हैं ड्रग ए को, और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर है इन ड्रग ए के फेवर में, ये भी बेटर है, लेकिन ये बेटर है ड्रग ए के लिए, लेकिन क्योंकि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन इस स्टडी 3 में इस लाइन को टच कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो ये बेटर है लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है। स्टडी 4 के रिजल्ट्स भी बेटर हैं, फेवर कर रहे हैं ड्रग ए को सिम्टम कंट्रोल में, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर नहीं है। इसी तरीके से स्टडी 5 की बात करें तो स्टडी 5 बेटर भी है और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर है। ये ओवरऑल पूल्ड है, ठीक है, और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से ये इसके रिजल्ट्स को चेक किया जा रहा है। एक और जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फॉरेस्ट प्लॉट के हवाले से, इटोरिकॉक्सिब एंड डाइक्लोफेनेक। इसमें क्या चेक किया गया कि ये स्टडी एक बड़ी स्टडी कंडक्ट की गई थी। इसमें ये चेक किया गया था कि लॉन्ग टर्म आर्थराइटिस के पेशेंट जो है अगर वो COX-2 इटोरिकॉक्सिब ले रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो डाइक्लोफेनेक सोडियम ले रहा है, यानी वोल्टारिन वगैरह इस तरह की टैबलेट खा रहा है, तो दोनों में क्योंकि दोनों ड्रग मशहूर हैं कि ये हाइपरटेंशन भी कॉज करती हैं और एडिमा भी कॉज करती हैं, और जब पेशेंट में हाइपरटेंशन हो या एडिमा हो तो फिर इन ड्रग्स को जो भी वो ले रहे हैं, अगर इटोरिकॉक्सिब ले रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगी, डाइक्लोफेनेक ले रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगी। तो ये रिजल्ट जो है यहाँ पे इस तरफ जो है फेवर कर रहे हैं कि लोअर डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड लोअर डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू एडिमा, और ये साइड जो है सेंट्रल लाइन से इधर
लोअर डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू हाइपरटेंशन एंड लोअर डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू एडिमा। यहाँ पर जो डोज दी गई हैं इटोरिकॉक्सिब की 90 मिलीग्राम OA पेशेंट को यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इटोरिकॉक्सिब 90 मिलीग्राम RA यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मेडल स्टडी है। एज 1 एज 2 स्टडी है वही OA RA पेशेंट। फिर यही डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू एडिमा BP, मेडल स्टडी OA केसेस, RA केसेस, डोज ऑफ इटोरिकॉक्सिब 60 एंड 90 मिलीग्राम। जबकि डाइक्लोफेनिक यूज़ की जा रही थी 50 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली यानी 150 मिलीग्राम पर डे। अब ये क्या बता रहे हैं देखें, ओवरऑल ये बता रहे हैं कि वो पेशेंट जो इटोरिकॉक्सिब ले रहे थे 60 मिलीग्राम OA वाले पेशेंट, और इसके कंपेयर में वो पेशेंट जो डाइक्लोफेनिक ले रहे थे 150 मिलीग्राम, जो मीन रिजल्ट है वो यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यानी लोअर डिसकंटिन्यूएशन इन डाइक्लोफेनिक ग्रुप। और ना सिर्फ लोअर है बल्कि ये क्योंकि इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन इससे टच नहीं कर रही यानी इसमें वेरिएशन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डाइक्लोफेनिक इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द इटोरिकॉक्सिब यानी इन टर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन, यानी लोअर केसेस ऑफ हाइपरटेंशन रिपोर्टेड हुए इन डाइक्लोफेनिक ग्रुप कंपेयर टू इटोरिकॉक्सिब। यानी इटोरिकॉक्सिब जो पेशेंट खा रहे थे उनको हाइपरटेंशन के केस उनमें ज़्यादा रिपोर्ट हुए जिसकी वजह से इटोरिकॉक्सिब स्टॉप करनी पड़ गई। लेकिन उसके मुकाबले में डाइक्लोफेनिक जो ले रहे थे उनमें कम रिपोर्ट हुए और जो है वो ना सिर्फ कम रिपोर्ट हुए यानी वो बेटर है बल्कि स्टैटिस्टिकली भी सिग्निफिकेंटली बेटर है, जैसा कि यहाँ पर भी जाहिर हो रहा है क्योंकि ये p वैल्यू लेस देन 0.05 है। एक और स्टडी है जिसमें ये डाइक्लोफेनिक ले रहे थे वही 150 मिलीग्राम और इटोरिकॉक्सिब 90 मिलीग्राम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट। इस ग्रुप में भी अगेन डाइक्लोफेनिक इज़ बेटर, सिग्निफिकेंटली बेटर, क्योंकि इसमें लोअर डिसकंटिन्यूएशन है, इसमें हायर डिसकंटिन्यूएशन है, और ये डाइक्लोफेनिक इज सिग्निफिकेंटली बेटर दैन इटोरिकॉक्सिब। इसमें भी ऐसा ही है, सिग्निफिकेंटली बेटर, ये भी सिग्निफिकेंटली बेटर है, ये भी सिग्निफिकेंटली बेटर है। लेकिन एडिमा की अगर हम बात करें तो जो डाइक्लोफेनिक ले रहे थे 60 मिलीग्राम, इटोरिकॉक्सिब ले रहे थे 60 मिलीग्राम और डाइक्लोफेनिक ले रहे थे 150 मिलीग्राम, तो ये देखें ये सेंट्रल लाइन को टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के रिजल्ट्स सेम है। और क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे यानी डिसकंटिन्यूएशन यहाँ पे भी उतनी है और यहाँ पे भी बराबर है, तो यानी जो एडिमा कॉज हो रहा है चाहे वो डाइक्लोफेनिक खा रहा हो पेशेंट से या इटोरिकॉक्सिब खा रहा हो, दोनों से एडिमा की वजह से जो डिसकंटिन्यूएशन है वो बराबर है, यानी दोनों में नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और ये भी देखें आप, ये रिजल्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं यानी 0.05 से ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें तो 90 मिलीग्राम जो ले रहे थे उसमें फेवर कर रहा है डाइक्लोफेनिक को और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली बेटर है। फिर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 90 मिलीग्राम पेशेंट नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये भी OA के पेशेंट 90 मिलीग्राम नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है डाइक्लोफेनिक इटोरिकॉक्सिब में। और ये जो है फिर ये एक और एज ट्रायल में जो 90 मिलीग्राम ले रहे थे ये फेवर कर रहा है डाइक्लोफेनिक के, यानी डाइक्लोफेनिक इज सिग्निफिकेंटली बेटर कंपेयर टू इटोरिकॉक्सिब। यानी डाइक्लोफेनिक में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एडिमा ड्यू टू एडिमा लेस है कंपेयर टू इटोरिकॉक्सिब, यानी इटोरिकॉक्सिब में पेशेंट्स में एडिमा ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स ने डिसकंटिन्यू किए। एज ट्रायल में जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था जो इटोरिकॉक्सिब 90 मिलीग्राम ले रहे थे और डाइक्लोफेनिक 150 मिलीग्राम ले रहे थे, तो इस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, डेटा हैंडलिंग ऑफ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन डिस्क्राइब्ड हेयर, यानी ये बड़ी सिंपल वे में इसको डिस्क्राइब किया गया है। कैलकुलेशन फॉर पूल्ड एनालिसिस वुड बी डन यूजिंग नेचुरल लॉग ऑफ ईच एस्टिमेट सिंस रिस्क रेशो और ऑड रेशो आर एसिमेट्रिक विथ कॉम्प्लेक्स एरर ऑफ द फार्मूला, यानी क्योंकि इनसे लीनियर डेटा कलेक्ट नहीं होता तो उस वजह से इसमें नेचुरल लॉग लगा के इसमें लीनियरिटी लाई जाती है। इसमें दो मॉडल हम यूज़ करते हैं, फिक्स इफेक्ट मॉडल एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल। Fixed effect model assume that the variability across city is due to random variation, और random effect model क्या बताएगा, assume that there is a different underlying effect for each study and the analysis take this into consideration as an additional source of variation। और उसी वजह से हम ये तमाम स्टडी में ये जो आई स्क्वायर यानी वेरिएशन चेक करते हैं उसकी वजह ही ये चेक होती है। ये रीज़न होता है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये वेरिएशन कितने % है, क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो फिर वो सिस्टम खुद जो होता है SPS इसके हिसाब से मॉडल अप्लाई करता है कि फिक्स इफेक्ट मॉडल अप्लाई करना है या रैंडम मॉडल इफेक्ट अप्लाई करना है।
इसके अलावा पब्लिकेशन बायस इज अनदर फैक्टर. पब्लिकेशन बायस इज मोस्ट वाइडली एक्नॉलेज फॉर्म ऑफ बायस इन मेटा एनालिसिस. अच्छा, पब्लिकेशन बायस नहीं होना चाहिए, यानी सिलेक्शन बायस इज अनदर इशू नीड टू बी एड्रेस, यानी स्टडी जो सिलेक्ट की जा रही है मेटा एनालिसिस के लिए उसमें बायसनेस नहीं हो. फनल प्लॉट एक और एनालिसिस है. इज मोस्ट कॉमन अप्रोच अवेलेबल टू असेस रिस्क ऑफ पब्लिकेशन बायस. अगर पब्लिकेशन बायस चेक करना हो तो उसके लिए हम फनल प्लॉट यानी एक फर्दर एनालिसिस अप्लाई करते हैं. फनल प्लॉट्स आर स्कैटर प्लॉट्स. स्कैटर प्लॉट्स हैं इलस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीटमेंट इफेक्ट, जो दरअसल किसके दरमियान ग्राफ है, स्कैटर प्लॉट है जो बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीटमेंट इफेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल स्टडीज़, तो हर इंडिविजुअल स्टडी का ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या है, एंड प्रिसीजन उसके दरमियान, यानी स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस, स्टडीज़ में वेरिएंस या स्टैंडर्ड एरर क्या है, जो कि स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस किससे हमें पता चलता है, उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल से. ये है फनल प्लॉट फॉर पब्लिकेशन बायस इन वेटेड मीन डिफरेंस. ठीक है, वेटेड मीन डिफरेंस का. ठीक है, यहाँ पे हमने वेटेड मीन डिफरेंस रखा और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे स्टैंडर्ड एरर उन स्टडीज़ का रखा और ये हमने फनल प्लॉट को प्लॉट किया. नाउ प्लॉट इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन ईच स्टडीज इफेक्ट मैग्नीट्यूड एस्टिमेट, यानी WMD ऑन एक्स एक्सिस, यानी वेटेड मीन डिफरेंस एक्स एक्सिस पे लिया, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द WMD ऑन वाई एक्सिस. तो जो स्टैंडर्ड एरर था वेटेड मीन डिफरेंस का, यानी इस मीन का, ये जो WMD का जो मीन है इसका स्टैंडर्ड एरर जो था वो यहाँ पे लिया. अच्छा, ये जो डैश लाइन इज कॉल्ड सीडो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ़ ऑल स्टडीज़ फॉल विद इन द पायरामिड, ये है दरअसल ये जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन है इसको हम पायरामिड लाइन कह रहे हैं. वो ये कह रहा है, देखें ये स्टडी 1 2 3 4 और ये एक स्टडी बाहर चली गई इस पायरामिड लाइन से. तो इफ़ ऑल स्टडीज़ विद इन पायरामिड, अगर तमाम स्टडीज़ जो है इस पायरामिड के अंदर आ रही हैं यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, लिटिल विजुअल रिस्क ऑफ इंडिविजुअल बायस, यानी इसका मतलब है कि इसमें पब्लिकेशन बायस नहीं है. एडिशनल टेस्ट असेस पब्लिकेशन बायस आर, इसके अलावा और टेस्ट कौन से लगा सकते हैं पब्लिकेशन बायस चेक करने के लिए, ईगर्स टेस्ट, बैग एंड मजमदार रैंक कोरिलेशन टेस्ट, इससे भी चेक किया जा सकता है. लेकिन फनल प्लॉट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ आता है. तो अब इससे में हमें ये पता चल रहा है कि देखें ये जो 4 स्टडीज़ हैं इनमें पब्लिकेशन बायस नहीं है, लेकिन एक स्टडी इससे बाहर आ रही है ये, तो इसका मतलब है कि इस स्टडी में पब्लिकेशन बायस मौजूद है. तो ये फनल प्लॉट की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की जाती है. थैंक यू वेरी मच, और इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया.